हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, अच्छे ढंग से पढ़ रहे होंगे। इस जो भूगोल की आपकी दो पुस्तकें हैं, जिनमें से हम जो मानव भूगोल का जो पाठ पढ़ रहे हैं, उसमें से अंतिम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को हम पढ़ रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। हमने पिछले चैप्टर में व्यापार क्या होता है इस बारे में बात करी। हमने ये बात करी कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार के अस्तित्व क्यों है, इसके सिद्धांत क्यों है, इस अंतरराष्ट्रीय व्यापार का इतिहास क्या है। अब हम पढ़ेंगे अंतरराष्ट्रीय व्यापार का आधार, या किसी भी व्यापार का आधार की बात करें, लेकिन हम बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय व्यापार का आधार। क्या होता है आधार? अंतरराष्ट्रीय व्यापार का आधार यानी किन किन तथ्यों ने, किन किन पॉइंट्स ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित किया है। तो पहले ही हम बात करते हैं, जो पहला गुण कहते हैं वो है संसाधनों में भिन्नता। संसाधनों में भिन्नता। आपको पता है संसाधन क्या होते हैं? संसाधन वो वस्तुएं होती हैं जो मनुष्य के उपयोग में काम आती हैं। और जिमरमैन ने कहा है कि संसाधन होते नहीं, संसाधन बनाए जाते हैं। मनुष्य स्वयं संसाधनों का निर्माता है। ये हमने बात करी है। तो संसाधनों में भिन्नता, आप खुद थोड़ा सोचिए। अगर अपन बेसिक नॉलेज को रखें, मुझे बताइए व्यापार कब होगा एक देश से दूसरे देश के मध्य? अगर दोनों देशों के मध्य संसाधन एक ही है, जैसे मान लीजिए एक देश है, उसके पास में गेहूं का उत्पादन अच्छा होता है और दूसरे देश के पास भी गेहूं का उत्पादन अच्छा होता है, तो क्या वो व्यापार करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन अगर इनके पास गेहूं अच्छा होता है, दूसरे के पास में कपास अच्छी होती है, तो व्यापार करेंगे। यानी संसाधनों में भिन्नता तो जरूरी है। हमने ये समझा, समझ रहे हैं आप? ये साधारण सी चीज है। तो क्या होगा कि जब एक देश से दूसरे देश में संसाधनों में विभिन्नता होगी, जैसे हम एक पॉइंट को लें कि संसाधनों में विभिन्नता कैसे, कि जब एक देश से दूसरे देश में संसाधन में विभिन्नता होगी, एक देश है और दूसरे देश की संसाधनों में विभिन्नता होगी। संसाधनों में विभिन्नता, अब संसाधन आप यहां पर भिन्नता कह सकते हैं। संसाधन आप यहां पर जल दे सकते हैं, संसाधन आप यहां पर मिट्टी को आप ले सकते हैं, आप जलवायु को ले सकते हैं। अगर ये भिन्नता होगी तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार को मजबूती प्रदान करेगी। क्यों करेगी? मान लीजिए एक देश है जहां पर गर्म जलवायु है, एक देश है ठंडी जलवायु है। तो जब यहां पर गर्म जलवायु है तो गर्मी में ये लोग ठंडी जलवायु पर जाएंगे एज ए पर्यटन के रूप में, और जब यहां पर ठंडी जलवायु तो वो जब यहां पर ठंड होगी तो वो गर्मी के यहां पर जाएंगे। तो जलवायु में भिन्नता होगी, वो एक दूसरे के अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देगी, है ना। वैसे ही मिट्टी, वैसे बताइए आप फसल में आ जाएगा आपके इसके अंदर। दूसरा हम इसमें कह सकते हैं धरातलीय विभिन्नताएं। क्या कह सकते हैं हम? धरातलीय विभिन्नताएं। धरातलीय विभिन्नताएं कैसे? धरातलीय विभिन्नताएं का मतलब होता है कि जैसे कृषि भूमि आप बात कर सकते हैं कि एक देश की है और दूसरे देश की कृषि भूमि है, हम उसकी बात कर सकते हैं। खनिज संसाधन बात कर सकते हैं, खनिज संसाधनों की बात कर सकते हैं। हाँ, और आप बात कर सकते हैं पर्यटन स्थलों की। पर्यटन स्थलों की जैसे भारत में लोग आते हैं, ताजमहल देखने आते हैं या स्थापत्य कला देखने आते हैं, तो यहाँ पर आते हैं। जो कि विदेशों यूरोप में कंट्री में जाते हैं तो वहां पर अच्छी जलवायु के कारण लोग जाते हैं। तो पर्यटन स्थल भी प्रभावित करते हैं। खनिज संसाधन ये भी प्रभावित करेंगे, क्योंकि खनिज संसाधन में जब भिन्नता होगी तो जैसे मान लीजिए हम बात करें जैसे ऑस्ट्रेलिया में कुलगाड़ी और कालगुडी नाम की खाने हैं, जो सोने की खाने हैं, तो वो अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रदान करेगी, वहां से सोना निर्यात किया जाएगा। वैसे हम बात करें जैसे किम्बरले की खान है, हाँ, हम भारत के अंदर बात करते हैं तो भारत में भी उड़ीसा के अंदर कई लोहेस्क होते हैं, जैसे गुरु महिसानी है, बादाम पहाड़ है, सुलेपात है। तो वहां से जैसे आपके वहां से क्या होगा, लोहेस्क को निर्यात किया जाएगा। तो खनिज संसाधन भी क्या करेंगे, आपके अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देंगे। तो ये चीजें अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देगी। साथ में ही आप जैसे हम यहां पर जलवायु को हमने तो यहां पर ले लिया संसाधन विभिन्नता में, लेकिन हम इसको अलग भी ले सकते हैं। जैसे जलवायु के अंदर आपको पता, जलवायु के अंदर आप ये देखिए कि आपको पता होगा कि जब भारत में यूरोपियन आक्रमणकारी आते हैं, यूरोपीय जो साम्राज्यवादी देश आते हैं, तो वो इसलिए आते हैं कि भारत में उष्ण कटिबंधीय जलवायु थी और वहां पर मसाले थे, रबर थे, इनका उत्पादन के प्रति वो आकर्षित होते हैं। यानी शीतोष्ण कटिबंधीय जो जलवायु वाले जो क्षेत्र हैं, वो उष्ण कटिबंधीय जलवायु वाले क्षेत्रों में, उष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में रबर के लिए, मसालों के लिए यहां पर क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं और अंतरराष्ट्रीय व्यापार को करते हैं। और ये हम देखते आ रहे हैं।
आप लिख सकते हैं कि जलवायु भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को आधार प्रदान करती है, और लिख सकते हैं कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में मसालों और रबर के कारण शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र वाले हमेशा से आकर्षित होते रहे। तो ये क्या है, ये सब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को आधार प्रदान करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को आधार प्रदान करते हैं। अब हम पढ़ेंगे संसाधन भिन्नता हो गई। अब हम पढ़ेंगे जनसंख्या कारक, कि जनसंख्या कारक किस प्रकार से प्रभावित करता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को, ये भी देखेंगे हम। तो आइए हम देखते हैं जनसंख्या कारक। देखिए जनसंख्या कारक में एक आप देखिए, अगर कोई देश सघन बसाव वाला क्षेत्र होगा, ज्यादा जनसंख्या होगी, जैसे भारत की बात करें, चीन की बात करें, तो बताइए वहां पर आंतरिक व्यापार ज्यादा होगा या बाहरी व्यापार ज्यादा होगा? बताइए आप। भाई जनसंख्या ज्यादा है तो ज्यादा जो खपत हो जाएगी वो उस देश के अंदर ही हो जाएगी, यानी देश के विभिन्न राज्यों के मध्य हो जाएगी। तो जो पहला जिसके अंदर करेंगे आप पढ़ रहे हैं जनसंख्या कारक, जनसंख्या कारक, और इसमें हम पढ़ सकते हैं पहला जो पॉइंट है वो हम पढ़ सकते हैं कि सघन बसाव वाले क्षेत्रों में, सघन बसाव वाले क्षेत्रों में, जैसे हम भारत की बात करें, हम चीन की बात करें, यहां पर आंतरिक व्यापार ज्यादा होता है, आंतरिक व्यापार ज्यादा होता है बजाय आपके अंतरराष्ट्रीय व्यापार के या बाहरी व्यापार के ज्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि खपत ही हो जाती है वहां पर, ये आप समझ रहे हैं, खपत ही हो जाएगी वहीं पर, देश में खपत हो जाएगी, इस कारण पहला जनसंख्या कारक हो गया। दूसरा कारक होता है कि विश्व में अनेक संस्कृतियों के क्षेत्र होते हैं, एक ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर एक विशेष संस्कृति की कलाएं विकसित होती हैं, तो लोग वहां पर, जनसंख्या कारक में बता रहा हूं कि विश्व में ऐसे कई क्षेत्र होते हैं विश्व में जहां पर कई संस्कृतियों की, यानी संस्कृतियों की कलाएं विकसित होती है, संस्कृतियों की कलाएं विकसित होती है, और वो देश उसके लिए ही प्रसिद्ध हो जाता है। जैसे हम बात करें चीनी मिट्टी के बर्तन बात करें, तो चीनी मिट्टी के बर्तन हैं, चीन के जो मिट्टी के बर्तन हैं वो आप इसके प्रति लोग आकर्षित होते हैं। जैसे हम बात करें ईरान के कालीन है, ईरान की कालीन है जो क्या करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए संपूर्ण विश्व को क्या करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आप जैसे आप अपने देखते होंगे, जैसे रसगुल्ले होते हैं, तो रसगुल्लों के लिए क्या करते हैं, बीकानेर के रसगुल्ले हमारे लिए, हम उसके प्रति हम सोचते हैं कि वही अच्छे होंगे, हाँ, एक नाम उसके लिए बन जाता है। तो वैसे ही जो विश्व में कई जो क्षेत्र ऐसे होते हैं, कई क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां पर संस्कृति में कई कलाएं विकसित होती है, जैसे चीनी मिट्टी के बर्तन है, ईरान के कालीन है, ठीक है ना। इस तरीके से लोग, विश्व पूरा उनकी तरफ आकर्षित होता है। तो हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार का जो आधार पढ़ रहे हैं उसमें तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे हम, उसको बोलते हैं आर्थिक प्रावस्था। आर्थिक प्रावस्था क्या होती है? आर्थिक प्रावस्था ये समझिए आप। देखिए आर्थिक प्रावस्था का मतलब यह है कि अगर कोई देश विकसित है तो उसके अंतरराष्ट्रीय व्यापार जो उसके अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भूमिका होगी वो उतनी कम होगी, विकासशील तो ज्यादा होगी, विकसित होगी तो और ज्यादा होगी। यानी हम तीन तरीके से हम फैक्टर को बांट सकते हैं। एक तो हम मान सकते हैं कि देश या तो अल्प विकसित होंगे या देश विकासशील होंगे, या जो देश होंगे वो आपको विकसित मिलेंगे। तो जिस प्रकार से इसकी देशों की आर्थिक प्रावस्था बढ़ेगी, अवस्थाएं बढ़ेगी, उसी प्रकार अंतरराष्ट्रीय व्यापार में उनकी भूमिका ज्यादा होगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि विकसित देशों की जो तुलना है, भूमिका है, वो विकासशील देशों की तुलना में ज्यादा होती है अंतरराष्ट्रीय व्यापार के अंदर। हम यहाँ पर ये भी ले सकते हैं, जैसे अल्प विकसित में आपने अफ्रीकन जो देश है वो ले लिए, अब विकासशील देश में आपने भारत को ले लिया, और विकसित में आपने जैसे यूएसए को ले लिया। तो आप ये इस बात को समझ सकते हैं आर्थिक प्रावस्था के अंदर कि कोई देश का विकास का स्तर जितना उच्च होगा वो देश उतना ही अपने अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अच्छी भूमिका निभाएगा। चौथा हम इसमें लेंगे विदेशी निवेश की सीमा। विदेशी निवेश की सीमा, आप भली बात ये जानते हैं कि जो देश आर्थिक रूप से थोड़े सक्षम नहीं होते हैं, या हम विकासशील देशों की बात करें, तो वहां पर क्या होता है, किसी उद्योग को लगाने के लिए, कोई भी कार्य करने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है, पूंजी की कमी होती है, तकनीक की कमी होती है। तो क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी एक देश है वो विकासशील है और विकसित, अल्प विकसित भी ले सकते हैं, उसमें क्या करेंगे, जो विकसित देश होते हैं वो पूंजी का निवेश करते हैं, और जितनी पूंजी का वो निवेश करते हैं, ये पूंजी का निवेश क्या कहलाता है, ये विदेशी निवेश कहलाता है। क्या कहलाता है? विदेशी निवेश। पूंजी भी आ सकती है इसमें, तकनीक भी आ सकती है, केवल पैसा ही नहीं होता। तो जो विदेशी निवेश होता है जितना ज्यादा होगा उतनी मजबूती
बारीकी से उस देश के अंदर, इस विकासशील देश में क्या होंगे, उद्योग धंधे होंगे, वहां पर प्राथमिक से द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक, पंचम व्यवसाय का स्तर बढ़ेगा और वो देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उस देश में उस विदेशी निवेश के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उतना ही बढ़ावा मिलेगा। ये विदेशी निवेश की सीमा है। ठीक है, तो आपने संसाधनों का, हमने जो पहला पॉइंट पढ़ा वो पढ़ा संसाधनों में भिन्नता, जनसंख्या कारक, फिर आपने आर्थिक व्यवस्था पढ़ा, विदेशी निवेश की सीमा पढ़ा, और जो अंतिम हम इसमें पढ़ सकते हैं वो है आपके परिवहन। परिवहन का मतलब आप जानते ही होंगे कि परिवहन तो किसी भी व्यापार की रीढ़ की हड्डी होती है, परिवहन एवं संचार। और जिस देश का परिवहन जितना मजबूत होगा, सड़क मार्ग से लेके आपके रेल मार्ग तक, जल मार्ग तक, वायु मार्ग तक, वो देश उतना ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बढ़ावा देगा। आपको पता है प्राचीन समय के अंदर जो देश होते थे वो परिवहन साधनों में कमी होने के कारण केवल स्थानीय ही क्षेत्र में व्यापार करते थे। जैसे विदेशी व्यापार के लिए समुद्री मार्ग का चयन नहीं करते थे, लेकिन जैसे जैसे परिवहन के साधनों के अंदर इसका स्तर बढ़ने लगा, जल से फिर वायु है, सड़क तो पहले से था ही, तो उतना ही आपके मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उन देशों का योगदान हो गया। और एक तरीके से पूरा जो विश्व है वो विश्व ही क्या बन गया, एक बाजार बन गया। एक संपूर्ण विश्व ही क्या बन गया, एक बाजार बन गया। आप ये लिख सकते हैं। तो ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार है। अब हम पढ़ेंगे सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के महत्वपूर्ण पक्ष। क्या पढ़ेंगे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के महत्वपूर्ण पक्ष। क्या होते हैं महत्वपूर्ण पक्ष? देखिए, आप महत्वपूर्ण पक्ष को यूं समझ सकते हैं कि आप किसी भी चीज का अध्ययन करेंगे, जब जनसंख्या का अध्ययन करेंगे तो आप किन किन पक्षों को देखेंगे। आप लिंगानुपात देखेंगे, आप वहां पर उसकी शिक्षा देखेंगे, आप वहां पर जनसंख्या संगठन देखेंगे। तो वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंदर क्या क्या देखेंगे आप, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के महत्वपूर्ण पक्ष। आप इसको यूं समझिए कि आप उसका अध्ययन किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखकर कर सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के महत्वपूर्ण पक्षों का। तो जो पहला आपका बिंदु होगा वो होगा आपके व्यापार का परिमाण। क्या होगा, व्यापार का परिमाण ध्यान रखनी, व्यापार का परिणाम नहीं, परिमाण का मतलब होता है मूल्य, कह सकते हैं। और ये मूल्य ये होता है कि आपने कोई भी व्यापार किया, चाहे वस्तुओं का किया, चाहे सेवाओं का किया, तो व्यापार के अंत में जो वस्तुओं या फिर सेवाओं का जो आपने व्यापार किया उसका कुल मूल्य कितना था, कितने मूल्य का आपने व्यापार किया, यानी हम यहां पर कुल मूल्य को देखते हैं। होता भी यही है, आपने कोई व्यापार किया तो आप देखते हैं एंड के अंदर, साल के अंत में, कि आपने कुल कितना आपने कितना व्यापार किया, जिससे पता लगता है कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ। तो यहां पर व्यापार का परिमाण देखेंगे, पहली बात तो। दूसरा है व्यापार का संयोजन। ये इसको समझने की कोशिश की थी, व्यापार का संयोजन। देखो, व्यापार का संयोजन में आप ये देख सकते हैं कि पहले अगर हम बात करें, किसी भी देश की बात करें, भारत की हम बात करते हैं, तो वहां पर प्राथमिक वस्तुओं का ज्यादा व्यापार होता था। लकड़ी का है, जैसे मछली पालन है, कृषि का जो हम उस पर निर्भर है। लेकिन जैसे जैसे रूप बदलता जा रहा है वैसे वैसे देश प्राथमिक से कहां जा रहे हैं, द्वितीयक की ओर जा रहे हैं, द्वितीयक से कहां जा रहे हैं, तृतीयक की ओर जा रहे हैं, चतुर्थक की ओर जा रहे हैं, पंचम की ओर जा रहे हैं। तो व्यापार का संयोजन बदल रहा है, व्यापार का रूप बदल रहा है, संयोजन बदल रहा है, व्यापार का रूप बदल रहा है। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि इसमें व्यापार के बदलते हुए स्वरूप को देखा जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि प्राथमिक उत्पादों का स्थान अब प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक ने ले लिया है। तीसरा हम इसमें पढ़ेंगे व्यापार की दिशा। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है, आप समझ भी चुके हैं। दोबारा बताता हूं आपको मैं। प्राचीन काल में आप देखते हैं, या उपनिवेशवाद से पहले देखते हैं, जब भारत को सोने की चिड़िया कहते थे, तो अगर हम भारत को हम सेंटर में लेते हैं तो भारत क्या करता था, विभिन्न देशों को, चाहे यूरोपीय देश हैं या उन देशों को माल, यानी वहां पर क्या करता था, ये व्यापार करता था। यानी ये प्रमुख निर्यातक देश था, भारत निर्यातक करता था और ये लोग माल खरीदते थे। कौन? यूरोपीय देश। ये यूरोपीय देश माल खरीदते थे। भारत से जो तैयार माल था, हाथ से बना हुआ जो सूती वस्त्र है, रेशम उद्योग है ना, ये मसाले हैं, वो मसाले भी क्या बाहर की तरफ निर्यात होते थे। तो पहले व्यापार की दिशा क्या थी, भारत से, या यूं कह सकते हैं एशियाई देशों से यूरोपीय देशों की तरफ थी। लेकिन जब उपनिवेशवाद आता है तो यूरोपीय देशों ने जब भारत पर अधिकार करा या अन्य एशियाई देशों पर अधिकार किया, तो वहां से कच्चा माल वो लेकर जाने लगे और फिर तैयार माल को, सूती कपड़ा, कपास लेकर जा रहे हैं और सूती वस्त्र को यहां पर दोबारा बेच रहे हैं। तो व्यापार की दिशा क्या हो गई, यूरोप से भारत की तरफ हो गई, यानी एशियाई देशों की तरफ हो गई। यानी इसमें यूरोपीय देश क्या हो गए, प्रमुख निर्यातक बन गया। आप यूं समझिए, पहले प्रमुख निर्यातक भारत था,
बाद में प्रमुख निर्यातक यूरोपीय देश हो गए। और आगे आप चलेंगे, जब औद्योगिक क्रांति हो गई, जब ऐसे देश बिल्कुल उनकी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, तब बाद में यूरोपीय देशों ने आपस में ही क्या करने लगे, व्यापार करने लगे। ये भी हमने पढ़ा है। तो व्यापार की दिशा हम इस पर पढ़ सकते हैं। अंत में जो आपका आएगा वो है व्यापार का संतुलन। व्यापार का संतुलन क्या होता है? व्यापार का संतुलन, देखिए व्यापार का संतुलन में क्या होता है, हम किसी भी देश के आयात और निर्यात को देखते हैं। यूं मान लीजिए आयात, आपने देखा किसी भी देश का जो व्यापार में आयात जो मूल्य है, आयात मूल्य है, अगर वो निर्यात मूल्य से ज्यादा होता है, आयात का मतलब आपने कोई चीज बेची, आपने चीज को खरीदी तो आपको मूल्य देना पड़ेगा। निर्यात का मतलब आपने कोई वस्तु बेची तो आपके पास मूल्य आएगा। जब आयात आप ज्यादा कर रहे हैं, यानी आप वस्तुओं को ज्यादा खरीदे, तो आपको मूल्य देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। तो आपका जो देश का अगर आयात मूल्य अगर निर्यात मूल्य से ज्यादा होगा, तो आपका जो व्यापार संतुलन क्या हो जाएगा, वो ऋणात्मक हो जाएगा। व्यापार संतुलन क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। लेकिन व्यापार का जो स्वरूप हमने देखा कि अगर देश का निर्यात मूल्य आयात मूल्य से ज्यादा होगा, आयात मूल्य से ज्यादा होगा, तो वहां पर जो व्यापार संतुलन होगा वो धनात्मक होगा। क्या होगा? धनात्मक होगा। ये हम पढ़ रहे हैं अभी व्यापार के संतुलन में। पिछली बार 2018 में क्वेश्चन आया था कि किसी देश का आयात जो मूल्य है, आयात जो मूल्य है वो रहा, मान लीजिए 5,000 करोड़ रहा, और निर्यात मूल्य जो रहा वो रहा 5500 करोड़ रुपए रहा। तो बताइए यहां पर कैसा व्यापार संतुलन है? चूंकि निर्यात ज्यादा है इसलिए यहां पर धनात्मक व्यापार संतुलन है। प्रश्न ऐसे भी आते हैं, कभी आप यूं मत समझिए प्रश्न सीधे आते हैं, कभी कभार प्रश्न अंडरस्टैंडिंग यानी आपके जो नॉलेज है उसको भी आते हैं। अब हम पढ़ेंगे अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रकार। अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रकार क्या होते हैं? अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रकार, तो उसमें क्या देखा होगा, उसमें आपने देखा होगा कि व्यापार या तो एक देश दूसरे देश के मध्य करता है, या तो व्यापार ऐसे देखा होगा कि ए है, एक देश बी है, वो निश्चित वस्तुओं या सेवाओं के साथ में एक दूसरे के साथ व्यापार करता है, जिसमें ये एक टर्म रहती है कि कुछ वस्तुओं का ये इसको निर्यात करेगा और ये कुछ वस्तुओं का निर्यात करेगा। यानी जब दो देशों के मध्य व्यापार होता है निश्चित वस्तुओं या सेवाओं के साथ में, उसको हम कहते हैं द्विपार्श्विक व्यापार। क्या कहते हैं? द्विपार्श्विक व्यापार। लेकिन आपने कभी बार देखा होगा कि एक देश जैसे भारत है, वो चीन से भी व्यापार कर रहा है, पाकिस्तान से भी व्यापार कर रहा है, बांग्लादेश से भी व्यापार कर रहा है, नेपाल से भी व्यापार कर रहा है। जब एक देश जो होता है, यह व्यापार एक देश और बहुत से व्यापारिक देशों के मध्य क्या आता है, और इसमें से कुछ देशों को, जैसे पहले पाकिस्तान को किया गया था, MFN घोषित कर दिया जाता है, मोस्ट फेवरेबल नेशन, सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र, या इसको कहते हैं हम सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र। तो इस व्यापार को कहते हैं अपन बहुपार्श्विक व्यापार। क्या कहते हैं? बहुपार्श्विक व्यापार। यानी अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रकार में द्विपार्श्विक व्यापार, और एक हो गया आपका बहुपार्श्विक व्यापार, जब एक देश विभिन्न व्यापारिक देशों के साथ क्या करता है? व्यापार करता है, और कुछ देशों को MFN या सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र घोषित कर देता है। अब हम इसमें व्यापार का एक बहुत अच्छा स्वरूप पढ़ेंगे। इसको देखिए आप, इसमें हमने जैसे पढ़ा होगा 1990 में जब खाड़ी युद्ध हुआ था, विश्व में आर्थिक मंदी थी, तो भारत ने LPG मॉडल अपनाया था। प्रधानमंत्री अटल नरसिम्हा राव थे और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह जी थे। तो LPG मॉडल उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। तो वैश्वीकरण में ही यहां पर क्या किया गया था, जब हम पूरे विश्व को एक संपूर्ण बाजार बना दिया गया था, तो हम पढ़ेंगे यहां पर मुक्त व्यापार क्या होता है, मुक्त व्यापार, और एक है व्यापार उदारीकरण। व्यापार उदारीकरण, इसका मतलब क्या होता है आप समझिए। मुक्त व्यापार का मतलब होता है कि संपूर्ण विश्व की या विश्व के देशों की अर्थव्यवस्थाओं को खोलना, छोटे से छोटे देश के लिए, बड़े से बड़े देश के लिए, संपूर्ण विश्व के देशों के, तो संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था को खोलना, और साथ में जो तमाम व्यापारिक अवरोध हैं, व्यापारिक अवरोध कह सकते हैं या सीमा शुल्क हैं, उनको हटा देना। तो मुक्त व्यापार का मतलब होता है कि कोई भी देश संपूर्ण विश्व को अपना बाजार माने और सारी अर्थव्यवस्था खुल जाए, बिना बेरोक व्यापारिक अवरोधों के वो व्यापार कर सके। इसको हम मुक्त व्यापार कहते हैं। लेकिन इसके भी कुछ प्रतिकूल प्रभाव होते हैं। अब आपने मुक्त व्यापार देखा, नाम सुनने में कितना अच्छा लग रहा है कि सारा विश्व एक बाजार हो गया, लेकिन इसके अंदर भी बहुत नुकसान है।
कुछ जगह पर देखेंगे। इसमें क्या होता है, अगर हम बात करें, इसको कई नाम दे सकते हैं, भूमंडलीकरण दे सकते हैं, भूमंडलीकरण, या इसको हम वैश्वीकरण दे सकते हैं, वैश्वीकरण, या इसको हम मुक्त व्यापार दे सकते हैं। इसके कारण क्या होता है कि विकसित देश होते हैं वो अपने सामान को सभी देशों को बेचते हैं, जिससे विकसित देशों की अर्थव्यवस्था तो क्या हो जाती है, विकसित देशों की अर्थव्यवस्था तो क्या हो जाती है, मजबूत हो जाती है, क्योंकि जब अपने सामान को, अपने उत्पाद को बेचेंगे तो उनका पैसा आएगा। लेकिन समान अवसर न मिलने के कारण, समान अवसर न मिलने के कारण, क्योंकि व्यापार जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है जिसमें अच्छी गुणवत्ता की वस्तु होगी तो ही तुम्हें बेचेगा। और जो देश है जैसे अफ्रीकन देश है या भूटान है, नेपाल है, एशियाई देश, जो कमजोर अर्थव्यवस्था वाले देश हैं, वो अच्छी गुणवत्ता के उत्पाद को बाजार में ला नहीं पाते हैं, तो अपने समान अवसर न मिलने के कारण वो सामान नहीं बेच पाते हैं, जिसके कारण उनकी अर्थव्यवस्था खत्म हो जाती है, चौपट हो जाती है। ये एक नुकसान रहता है भूमंडलीकरण। देखिए, मुक्त व्यापार का जो दूसरा अगर हम पढ़ सकते हैं इसका प्रतिकूल प्रभाव, पहला आपने पढ़ा कि इसके अंदर क्या क्या आता है, भूमंडलीकरण, वैश्वीकरण के द्वारा जो विकसित अर्थव्यवस्था अपनी मजबूत हो जाती है, बाकी समान अवसर न मिलने के कारण दूसरी अर्थव्यवस्था, दूसरी कमजोर देश है, उनकी अर्थव्यवस्था पीछे रह जाती है। दूसरा इसका हम एक डिसएडवांटेज पढ़ सकते हैं मुक्त व्यापार में, कि मुक्त व्यापार के कारण क्या करता है, विकसित देश जो होते हैं वो सस्ते मूल्य की जो डंप की गई वस्तुएं हैं, डंप की गई वस्तु, डंप क्या करना होगा था बताएंगे आपको। डंप की गई वस्तु क्या कहलाती है, आप ये बार इधर से देख लीजिए। देखो, डंप की गई वस्तुओं से मतलब होता है कि जब कोई देश होता है वो किसी वस्तु की लागत मूल्य से कम या घरेलू जो उसके उत्पाद होते हैं उससे कम कीमत पर किसी दूसरे देश पर उसको निर्यात कर देता है। यानी कोई भी देश अगर होता है, उसकी जो निर्माण कंपनी होती है, निर्माण कंपनी, वो उसकी घरेलू जो बाजार है वहां की उसकी कीमत से कम, या फिर उसकी जो उसकी उत्पाद की लागत है उससे कम मूल्य पर उस वस्तु को दूसरे देश में निर्यात कर देती है, तो उसे डंप करना कहते हैं। क्या कहते हैं, डंप करना। वापस रिपीट करता हूं, यदि कोई देश की निर्माण कंपनी घरेलू बाजार की कीमत या फिर उसकी उत्पाद है उसकी लागत से कम मूल्य पर किसी दूसरे देश में उसको निर्यात कर दिया जाता है, तो उसे डंप करना कहलाते हैं। उस डंप करने से क्या होता है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव है कि सस्ते मूल्य की डंप की गई वस्तु से वहां के जो घरेलू उत्पादक होते हैं उनको नुकसान होता है। घरेलू उत्पादक को क्या होता है, उससे नुकसान होता है। क्यों होता है आप समझिए, क्योंकि घरेलू उत्पाद वस्तु जो है वो आप उसकी लागत मूल्य से भी, जैसे मान लीजिए भारत अपनी कोई वस्तु डंप कर रहा है पाकिस्तान में, और वो उसमें कर रहा है कि उसकी लागत मूल्य से भी कम कर रहा है, और जो घरेलू बाजार में कीमत उससे भी कम कर रहा है, तो वहां के जो घरेलू उत्पादक है, जो बना रहे हैं, वहां पर मैन्युफैक्चरर है, वो उससे कंपटीशन नहीं कर पाएंगे और वो वहां पर खत्म हो जाएंगे। तो ये प्रतिकूल प्रभाव है मुक्त व्यापार का, पहला और दूसरा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम विश्व व्यापार संगठन के बारे में पढ़ेंगे, और आगे इस वीडियो में आगे भी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें आपके लिए लेकर आऊंगा। ठीक है बेटा, आप यूं ही पढ़ते रहिए। थैंक यू।